तो प्रीवियस पार्ट में हम लोग पैसा क्या होता है वो जाने, क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या होता है वो जाने, क्रेडिट के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्रेडिट अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से होता है। माई सेल्फ धीरज कुमार। आइए हम लोग देखते हैं क्रेडिट अरेंजमेंट आखिर होता कहाँ कहाँ से। पहले वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। अगर गांव में हम लोग देखें तो क्रेडिट हम लोग कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, मीन्स लोन कहाँ कहाँ से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन फटाक से आ जाता है मनी लेंडर्स, जो उधार देते हैं ना, मुंशी जी जो हो गए बैठे रहते हैं उधार देने वाले। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया जहाँ से हम लोग पैसे ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब इस पर आप जाओगे तो इंटरेस्ट हाई मिलेगा। दूसरा है बैंक। तीसरा है बैंक। बैंक क्या करता है, आपको रिजनेबल रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ एकदम रिलायबल तरीके से आपको क्या करेगा, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। दूसरा आपका ट्रेडर्स, व्यापारी। उधार खाता का नाम सुने हो, वही उधार खाता वाला। जैसे पहले आप सामान ले लो, उसको कंजप्शन ख़त्म हो जाए, अगर आप उससे अर्न कर लो उसके बाद आप रीपे कर देना। तो ये स्मॉल स्केल बिजनेस वाले करते हैं, पहले सामान ले लेंगे, उसका यूज़ कर लेंगे, उससे अगर प्रॉफिट अर्न हो गया उसके बाद वो जाके रीपे करते। उसके बाद चौथा आपका आ जाता है एम्प्लॉयर्स। अगर किसी के अंडर आप काम कर रहे हो तो क्या करेगा, आपको एडवांस में पेमेंट कर देगा। एडवांस में आप मांग सकते हो कि आपके इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो भैया हमको दे दीजिए, एडवांस में ज़रूरत है, तो एडवांस में आप दे रहे हो। फिर लास्ट आता है तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है, कुछ कुछ मेंबर्स लोग उसमें मिल के एक सोसाइटी चलाते हैं या तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिससे आपको मनी हेल्प कर। तो ये दो तरीके, इनमें से मात्र दो रिलायबल आपको लगेगा, एक बैंक एंड दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब आता है क्रेडिट सोर्स इन इंडिया। इंडिया में क्रेडिट सोर्स कहाँ कहाँ से मिलता है, तो दो तरीक़ा से मिलता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। मतलब सब चीज़ का दो तरीका होता है, एक भाई साहब सीधा सीधा, एक टेढ़ा मेढ़ा। तो भाई साहब सीधा सीधा वाला पहले देख लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या करता, यहाँ आपको ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे मिलेंगे फॉर्मल सेक्टर में। जैसे कि बैंक हो गया एग्जाम्पल, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा, प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोलेटरल रखना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो भी बताएं कुछ मेंबर्स मिलके चलाते हैं इनको, वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब हो गया आपका फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से इंडिया में मात्र 40% पैसा लिया जाता है, मतलब लोन लिया जाता है, क्रेडिट लिया जाता है। बाकी अभी भी 60% जो है इनफॉर्मल सेक्टर से भाई साहब सब पैसा यूज़ कर रहा है, ले रहा है। और इनफॉर्मल सेक्टर में भाई साहब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कहाँ कहाँ से पैसा ले रहा है, सबसे पहले मनी लेंडर्स जो उधार देते हैं उनसे, उसके बाद व्यापारी ट्रेडर्स हो गए, उसके बाद रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए। तो ये सब आपका आता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो कोई आपसे पूछे दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, तो आपको बेसिकली बोल देना फॉर्मल सेक्टर में आपको बैंक से लोन मिलता है, रिलायबल अच्छे तरीके से मिलता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। बाकी अगर हम लोग फ्रेंड से, मनी लेंडर से या तो ट्रेडर से लेते हैं तो इसको क्या बोल देंगे, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। नेक्स्ट आता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट आखिर होता क्या है। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का पहले एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा इनफॉर्मल सेक्टर के तहत। इनफॉर्मल सेक्टर से कंपेयर करिए तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। और ये आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जितना भी आरबीआई का रूल्स वगैरह हो गया आरबीआई के तहत इसको चलाया जाता है। उसके बाद सेफर सिस्टम, इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपको लोन प्रोवाइड करा जाएगा। ये हो गया। द नेक्स्ट वन, यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में देखिए ये क्या होगा, मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के द्वारा रन किया जाएगा। उसके बाद क्रेडिट आपको रिजनेबल रेट पे मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट रिजनेबल होगा। और ये मदद करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया जाता है। एक लाइन है, फॉर्मल सेक्टर्स आर रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड बोरोवर फ्रेंडली। फॉर्मल सेक्टर क्या है, भरोसेमंद है, रिलायबल है, ट्रांसपेरेंट है, जो कुछ है सही है आपके सामने आपके साथ ही हो रहा है। उसके बाद बोरोवर फ्रेंडली, अगर कोई उधार ले रहा है तो उससे थोड़ा सा फ्रेंडली, मीन्स उसके हित में है। अब देखिए रोल ऑफ आरबीआई। अभी आरबीआई का जिक्र हुआ था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका रोल आखिर है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम तो हम लोग सुनते आ रहे हैं भाई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका रोल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या, कंट्रोल करता है सारे बैंक्स को, जितना भी बैंक्स है उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। सुपरवाइज लेंडिंग, मतलब जो उधार ले रहा है या तो कुछ ले रहा है तो उसको सुपरवाइज करने का, उसको देखने का काम करता है कि भाई साहब रिलायबल अच्छे तरीके से या तो बेटर तरीके से दे रहे हैं कि नहीं। एक होता है ना गलत रास्ते से जाके दे रहे हैं या सही रास्ते से दे रहे हैं, तो वो सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं, वो सब देखते हैं। उसके बाद मेंटेन कैश बैलेंस, अगर पूरा इंडिया में बहुत ज़्यादा बैंक्स है तो वहाँ पे बैलेंस को मेंटेन करने का काम आरबीआई का होता है।
इशू करेंसी, आरबीआई करता क्या है, करेंसी इशू करता है, मीन्स नोट्स, पेपर नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, ये आरबीआई ही इशू करता है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू करता है। इनफॉर्मल सेक्टर अब थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर तो देख लिया भाई साहब, रिलायबल था, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का थोड़ा सा क्या क्या प्रॉब्लम्स था वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कोई एक व्यक्ति के द्वारा लोन मिल जाएगा, या तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, मतलब उसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, कोई लेजिमेट सोर्स नहीं होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम पहला क्या आ जाता है, हाइयर इंटरेस्ट रेट। इसमें भाई साहब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, दिख रहा है 5 से 10% पर मंथ, 5 से 10% पर मंथ ले रहे हो तो समझ में आ रहा है। उसके बाद नो गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। अगर भाई साहब आगे जाके आप फंस गए, आप पूरा पैसा दे दिए, फिर भी अगर ये बोल दिया नहीं दिया पैसा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि आप बोले, या तो उसके पास कोई प्रूफ है कि आप कुछ कर सके। इसमें डेप्थ रिस्क ज़्यादा होता है, मतलब इसमें आप कर्जे में डूबने का आशंका बहुत ज़्यादा होता है। अब इंटरेस्ट रेट हाई है, आप इसको अगर नहीं चुका पाओगे तो क्या होगा, और इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, पैसा अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, दोनों जुड़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि भाई साहब आप पूरे तरीके से डूब जाओगे कर्जे में। तो ये प्रॉब्लम्स होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर में। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर कहाँ कहाँ से मिलता है, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और एम्प्लॉई से, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये मोस्टली विलेजेस में होते हैं, क्योंकि विलेजेस में क्या होता है कि पैसा अगर चाहिए भाई साहब, चलो तो उससे मांग लेते हैं, इतना परसेंट इंटरेस्ट पे दे रहा, चलो मांग लेते हैं, बाद में उसको रिटर्न कर देंगे। तो मोस्टली गांव में होता है ये सब चीज़। अब देखिए यहाँ पे एक आता है SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पीपल होते हैं ना, पुअर पीपल, वो क्या करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें सब एक साथ रहते हैं मिलके, उसके बाद एक कमेटी चलाते हैं, देहाती भाषा में बोल दीजिए कमेटी चलाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, स्मॉल लेन, जो उसके मेंबर्स है, जो 20-25 मेंबर्स होंगे, उसमें 20 या 25 मेंबर्स होंगे, उन्हीं में से किन्हीं को अगर पैसे का ज़रूरत पड़ा तो उस टाइम पे वो लोन दे देते हैं उनको, और उसका इंटरेस्ट रेट भी लो होता है। और उसमें एक चीज़ और है, इसके तहत में सरकार भी बहुत सारी मदद करे। इसके तहत में क्या होता है कि बहुत सारा घर में ही सिंपल सा अगर आप कर सकते हैं, बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, उसमें भी मदद करता है, जिससे आने वाले जो हमारे जनरेशन है या तो फीमेल्स है उनको सहायता मिल जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण बोल सकते हैं, महिलाएं सशक्तिकरण, इसमें महिला लोग को थोड़ा सा पावर मिल जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लीडरशिप स्किल्स उनमें आते हैं इनसे। ठीक है, ये मोस्टली विलेजेस में होते हैं ताकि वो आपस में जमा करके डेवलप कर सकें। द नेक्स्ट वन इज़, अभी हम लोग पढ़े थे वुमेन एम्पावरमेंट, आखिर नारी सशक्तिकरण इससे होता है तो कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं ज़रा सा। देखिए पहले तो वुमेन क्या होंगे, इनसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर उनको पैसे का ज़रूरत पड़ा, अगर कोई कमेटी चला रही है तो 20-25 का मेंबर्स में उनमें कभी ज़रूरत पड़ा किसी चीज़ के लिए, तो भाई सब जाके वो कमेटी से हेल्प ले सकते हैं। दे अर्न, सेव एंड मैनेज देयर मनी, वो कमा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं और वो मनी का यूज़ आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस, अगर समाज में जाके आप बैठोगे 4 लोगों के बीच में तो भाई साहब आपको नॉलेज मिलेगा ही इधर से उधर से। सोशली अवेयर, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब चीज़ों से आप अवेयर हो जाओगे, मतलब होती है जैसे कि समाज में ये चीज़ आया, बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे सुकन्या योजना, ये सब चीज़ों के बारे में तो बहुत सारे फीमेल्स लोग को पता नहीं होता। तो अगर कमेटी में बैठ रहे 20-25 मेंबर्स हैं तो वहाँ से उनको ये सब नॉलेज भी मिल जाता है। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। अब एक आता है ग्रामीण बैंक। अब सब बड़ा बैंक क्या करता है कि अगर आप SBI में चले जाओ या तो बहुत जगह पे चले जाओ तो क्या होगा, आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। वो SBI में चले जाओ या तो किसी चीज़ में चले जाओ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एकदम लोवेस्ट पे श्रेणी से आते हैं तो वहाँ आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बैंक इनकार कर देगा, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, जॉब गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए ग्रामीण बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रामीण बैंक को इंट्रोड्यूस किए थे मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इसके लिए। तो ग्रामीण बैंक करता क्या है, छोटा अमाउंट में पैसा आपको, मतलब बैंक के ग्रामीण में जो गांव में जो रहते हैं लोग, उनको वो लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। देखिए
पुअर प्रोवाइड लोन्स टू पुअर पीपल एट रीजनेबल रेट, मतलब गरीब लोग को क्या करेंगे, एकदम लो रेट पे या तो रीजनेबल रेट पे वो लोन प्रोवाइड करते हैं अगर पैसे का ज़रूरत पड़ा तो। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग को जान लेना चाहिए या आप लोग को लिख लेना चाहिए। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, हम लोग अभी पढ़े ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है। पहले अगर ज़माना में देखें तो बाटर सिस्टम था। उसके बाद डबल कॉन्सिडेंस वंस, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें दोनों तरफ से अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये बाटर सिस्टम में लागू होता है कि दोनों तरफ से सहमति चाहिए, वो हो गया। देन आफ्टर क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, एन अरेंजमेंट वेयर गुड्स और मनी आर प्रोवाइडेड नाउ एंड पेमेंट इज मेड लेटर। क्रेडिट क्या है कि पैसा आपको पहले मिल जाएगा, सर्विस आपको पहले मिल जाएगा, सर्विस पहले मिल जाएगा, सर्विस का यूज़ करिए, उसके बाद आपको क्या करना है, पे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे अमेजन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, या तो EMI पे आप फ़ोन खरीद रहे हो, फ़ोन तो आपके पास आ गया ना, फ़ोन आ गया तो उसके बाद में आप उसको रीपेमेंट कर रहे हो ना किस्ती पे, वो। उसके बाद डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या है, ये एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बोरोवर क्या होता है, पूरा का पूरा कर्ज में डूब जाता है, उसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। अगर आपसे पूछे क्या होता है डेब्ट ट्रैप, तो ये है अ सिचुएशन वेयर अ बोरोवर इज अनेबल टू रिपे द लोन एंड ड्यू टू हाई इंटरेस्ट एंड कीप गेटिंग डीपर इनटू डेब्ट। मतलब लो इंटरेस्ट के हाई इंटरेस्ट के कारण वो अपना पैसा नहीं चुका पाता और धीरे धीरे और वो कर्जे में डूबते जाता है। देन आफ्टर कोलेट्रल, अभी बताया था कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी या संपत्ति होता है जो आप लोन के गारंटी के तौर पे देते हो, किसको, लेंडर को, जो आपको कर्ज दे रहा है। एग्जाम्पल है इसका कोलेट्रल का, व्हीकल्स हो गया, होम हो गया, या तो लैंड हो गया। उसके बाद आता है बोरोवर। अब भाई साहब इन्हीं के बारे में तो पूरा पढ़े हैं हम लोग। बोरोवर मीन्स कर्ज लेने वाला, जो लोन लेता है या तो कर्ज लेता है। इसका सिंपली भाषा में आप लोग को आंसर देना हो, इज बोरोवर अ पर्सन हु टेक्स लोन इज कॉल्ड बोरोवर। मतलब ऐसे पर्सन जो लोन लेते हैं उसको बोरोवर बोलते हैं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन का अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो भाई साहब लेन देन बोल सकते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, किसी भी चीज़ में ट्रांजेक्शन करना। एन एक्ट ऑफ गिविंग, देखिए एक्ट ऑफ गिविंग टेकिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन, दो पार्टीज़ के बीच में। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए मनी का रियल लाइफ कनेक्शन कहाँ कहाँ से है, रिलेट करता है। पहला, आज अगर देखें मॉडर्न जनरेशन में तो भाई साहब हम लोग कैशलेस ज़्यादा हो गए हैं, मनी कम, पेपर मनी कम यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग UPI पेमेंट करते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं UPI पेमेंट, फटाक से फ़ोन निकाले, स्कैन किया और पेमेंट डन। उसके बाद वी यूजिंग ATMs टू विड्रॉ कैश। आज के जनरेशन में हम लोग पैसा विड्रॉ करने के लिए ATM का यूज़ कर रहे हैं, फिर डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे अगर पैसा देना है या तो लेना है तो डेबिट कार्ड, इसके बाद में एक क्रेडिट कार्ड भी होता है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जैसे रेजर पे हो गया और अलग अलग, उसके मदद से हम लोग पे कर सकते हैं। तो इसमें से एक सवाल उठता है, क्या घर में जाके कभी आप पूछिएगा फैमिली वाले से, भाई साहब आज कितना UPI पेमेंट करके आए हैं आप, मतलब कितना जगह पर स्कैन करके आए हैं। द नेक्स्ट वन, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर हम लोग को सिखाया क्या और इस चैप्टर में हम लोग सीखे क्या। तो पहला, मनी क्या किया, बार्टर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो उसको सॉल्व किया। पैसे आने से बार्टर सिस्टम का जो भी प्रॉब्लम था वो हट गया। फिर दूसरा क्या है, बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड करता है। तीसरा हम लोग देखे थे कि क्रेडिट कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है और हेल्पफुल भी हो सकता है। दो सिचुएशन हम लोग देखे थे। अगर स्मार्ट तरीके से यूज़ किए तो क्रेडिट क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। गलत तरीके से यूज़ किए, स्मार्ट तरीके से नहीं किए तो वो हार्मफुल हो जाएगा। उसके बाद आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई क्या करता है, फॉर्मल क्रेडिट को पूरा का पूरा वो कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर्मल क्रेडिट मीन्स जितना बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई। फिर एट द एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देखें, जो महिला सशक्तिकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा है आज के जीवन में, उसके बारे में। फिर लास्ट वन हम लोग ग्रामीण बैंक के बारे में भी देखे थे। तो ये था आपका क्विक रिवीजन फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए इससे कुछ MCQ कर लेते हैं, सिंपल सा कुछ सवाल है। पहला, हु इशू करेंसी इन इंडिया, इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है, अभी हम लोग पूरा चैप्टर में डिस्कस किए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, विच इज़ नॉट फॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट कौन नहीं है, फॉर्मल क्रेडिट कौन नहीं है, बैंक फॉर्मल है, कोऑपरेटिव फॉर्मल है, तो
RBI, ये भी फॉर्मल है। एक बच जाता आपका मनी लेंडर। तो इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या था, मनी लेंडर या तो फ्रेंड से हम लोग लेते थे पैसा। उसके बाद तीसरा, एसेट यूज एज लोन गारंटी इज कॉल्ड। वैसे एसेट ऐसा संपत्ति जिसको हम लोग गारंटी के तौर पर यूज़ करते तो उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट नहीं, चेक भी नहीं बोलेंगे, क्रेडिट भी नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलेट्रल बोलेंगे। चलिए यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटीज़ दिया हुआ, मीन्स आपको 4 पीपल का ग्रुप बनाना है, उसमें से एक बैंक बन जाना है, फिर लोन एप्लीकेशन कैसे करते हैं, मतलब एक बैंकर बन जाना है, एक बोरोवर बन जाना है, एक मनी लेंडर और लास्ट वन किसान बन जाना। उसके बाद एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके आपको देखना है जो इस चैप्टर में आप डिस्कस किए, तो इससे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए एट द एंड ऑफ द फाइनल थॉट क्या आता है, मनी मेक्स ट्रेड ईजी। पैसा क्या करता है, कोई भी व्यापार को ईजी बनाता है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे तरीके से लोन वगैरह अगर क्रेडिट का यूज़ करें तो क्या करता है, एक नेशन को, एक राष्ट्र को बनाता है। अगर हम लोग पैसा ले रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, कहीं इन्वेस्ट करें तो क्या करेगा, अच्छा राष्ट्र बनाएगा। ऐसा बोला जाता ना कि अगर आपके पास बहुत पैसा तो उसको घर पे रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, पैसे का कहीं इन्वेस्ट करोगे तभी आप कुछ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी पैसा बढ़ेगा, वरना पैसा एक जगह पे रखा रह जाता है। उसके बाद चीप एंड फेयर क्रेडिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्ता और सही क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स आप लोन समझ लीजिए सिंपल भाषा में, सस्ता और सही क्रेडिट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तभी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, वरना डूब जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे, आई होप समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।